हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एस्पिरेंट। जैसा कि आपको पता है कि पिछली बारी हमने यहाँ तक पार्ट 1 में कवर किया था डोलड्रम्स, हॉर्स लैटिट्यूड्स, इतने सारे पोर्शन, और हमने इसके प्रूफ भी देखे थे कि किस तरीके से ये सवाल डायरेक्ट एनसीईआरटी की बुक से लिए गए हैं। ये है पार्ट 2 ऑफ ज्योग्राफी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस, जिसमें हम बात करेंगे जियोमॉर्फोलॉजी और ओशनोग्राफी की। राइट, तो पहला क्वेश्चन जो यहाँ से आया है वही है एवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स की बात किया है। सबसे पहली बात है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट और ग्लेशियल साइकिल्स, ये दोनों नेचुरल साइकिल्स हैं जो कि अर्थ में अभी भी हो रही हैं। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट अभी भी चल रहा है, बट इसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत ईयर्स बाद दिखेगा, क्योंकि ये बहुत स्लो प्रोसेस है। इसकी वजह से जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट है और ग्लेशियल साइकिल, जो भी नेचुरल फिनोमेना होते हैं, वो बाय कॉमन सेंस ऑर्गेनिज्म का जो एवोल्यूशन है उसको इम्पैक्ट करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1 and 2, जस्ट बाय कॉमन सेंस। अब आते हैं दूसरे फिनोमेना पे, जो कि दोबारा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के बारे में पूछा गया है। इसमें पूछा गया है कि द बेल्ट ऑफ एंशिएंट रॉक्स from the Brazil coast matches with those of Western Africa. Right. The second statement is the gold deposit of Ghana are derived from the Brazil plateau when the two continents lay side by side. And the third is the Gondwana system of sediments from India is known to have its counterparts in 6 different land masses of the southern hemisphere. सो लेट्स एनालाइज द स्टेटमेंट। ये सारे जो स्टेटमेंट्स हैं ये ज्योग्राफी की बुक से लिए गए हैं। एंड द सोर्सेज आपके एविडेंस ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। जब कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट हो रहे थे ना, तो पहले एक पूरा का पूरा इस तरीके से क्या था, लैंड मास था जिसको हम पैंजिया बोल रहे थे, और एक मतलब कॉन्टिनेंट जिसको हम पैंजिया बोल रहे थे, और एक था अपना क्या एक दूसरा था आपका पेंथलासा, जिसको हम सुपर ओशन बोल रहे थे। तब जो पूरा जो पेंजिया ब्रेक डाउन हुआ, तो पेंजिया का 2 पार्ट हो गया। पेंजिया का 2 पार्ट हुआ, यहाँ पे लिखा है, ठीक है, पेंजिया का 2 पार्ट हो गया। सॉरी द स्पेलिंग, ये देखो पेंजिया, इसके 2 पार्ट हो गए, विच वॉज दी लोरेशिया एंड गोंडवाना लैंड। जो गोंडवाना लैंड था वो जो हमारा था वो आज 6 डिफरेंट पार्ट्स में ब्रेक है, और यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि ये देखो गोंडवाना लैंड इज एक्चुअली broken down into 6 different parts. Let me show you just a minute. ये देखो 6 डिफरेंट पार्ट्स, और जो हमारा इंडिया भी है इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इट एंड इट इज़ रिटन ओवर। सेकेंड जो चीज़ हमें पता होनी चाहिए वो प्लेसर डिपॉजिट्स भी है, कि द अकरेंस ऑफ द रिच प्लेसर डिपॉजिट जो गोल्ड के हैं वो घना कोस्ट पे हैं। लेकिन जैसे घना कोस्ट कहाँ है, साउथ अफ्रीका में, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है, लेकिन वो कहाँ से आए इसका कोई आइडिया नहीं है। लेकिन उसका जो सोर्स है वो ब्राज़ील में है। ब्राज़ील कहाँ है, साउथ अमेरिका में। तो दोनों जो थे ना, साउथ अमेरिका इस तरीके से है, और ये साउथ अफ्रीका, ये दोनों एक टाइम पे जुड़े हुए थे। फिर यहाँ से ये टूट गए, और ये घना कोस्ट पे यहाँ पे भी रिच डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड पाए जाते हैं, जिनका ओरिजिन है ब्राज़ील में। ऑलराइट, दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स भी हैं। यहाँ पे आप ये पढ़ सकते हो कि किस तरीके से उन्हीं 2 कोस्टों के एनिमल्स 2 साइड्स में पाए जाते हैं। और टिलाइट क्या है, एक तरीके का क्या है, जब बर्फ़ होती है ना वो पिघल जाती है, तो उसका जो नीचे का लैंड मास है उसके ऊपर कुछ ऐसे बहुत सारे हो जाते हैं, इम्प्रिंट टाइप के छूट जाते हैं उनका। तो वो दिखाते हैं कि यहाँ पे क्या था, पैलियोक्लाइमेटिक कंडीशंस को दिखाते हैं, और कॉन्टिनेंट्स के टूटने की वजह से क्या हुआ। फिर यहाँ पे भी आते हैं हम लोग मैचिंग ऑफ कॉन्टिनेंट जिग्स ऑफ इट, और ये रॉक्स ऑफ द सेम एजेस अक्रॉस दी ओशन। जब बीच में ओशन है तो इस कोस्ट पे और इस कोस्ट पे, दोनों कोस्ट पे सेम टाइप के रॉक्स क्यों मिल रहे हैं। मतलब ऐसा है कि पहले ये दोनों कोस्ट सेम ही रही होंगी, टूटने के बाद यहाँ पे वाटर भर गया, और दोनों की जो कंडीशंस थी पहले से ही, जो चीज़ें कॉमन थी वो कॉमन रही। तो ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। एंड दिस क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड इन द मेंस, ठीक है, ये 10 नंबर का सवाल था। तो ऑल्फ्रेड वेगनर जो थे, ठीक है, उन्होंने 1912 में एक थ्योरी दी थी, द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। उन्होंने बताया था कि जो पूरा लैंड मास है इसको हम पैंजिया बोलते हैं, ठीक है। और ये दूसरा है, इसको जो सराउंड जिसने किया है वो है वाटर, जिसको हम बोलते हैं पैंथलासा। और ये जो पैंजिया है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, लोरेशिया एंड गोंडवाना लैंड। उसके बाद जो है गोंडवाना लैंड को फर्दर हमने कैटेगराइज किया है 6 डिफरेंट पार्ट्स, और इंडिया इज अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन। सी 2 क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड। यहाँ पे पूछा गया था अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है
वो रिवर्स हो रहा है कुछ ईयर्स में, सपोज नहीं पता है हमें, ऑल राइट। व्हेन द अर्थ वाज क्रिएटेड मोर देन 4,000 million years ago there was 54% of oxygen and no carbon dioxide। हमने बोला है कि जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स हैं इनको हटाना है सबसे पहले, फिर भी हम देखेंगे एनसीईआरटी की बुक से कहाँ से लिया गया है। एंड व्हेन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स ओरिजिनेटेड दे मॉडिफाइड द अर्ली एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। ओके, लेट्स सी, राइट। तो यहाँ पे बात की गई है एवोल्यूशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर। लेट्स सी, जो प्रेजेंट कॉम्पोजिशन ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर है ना, इट इज चीफली कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन 78%, राइट। ये प्रेजेंट की बात कर रहा है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट लाइन। देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ एवोल्यूशन इन द प्रेजेंट एटमॉस्फेयर। फर्स्ट स्टेज क्या है? लॉस ऑफ द प्रिमोर्डियल एटमॉस्फेयर। प्रिमोर्डियल एटमॉस्फेयर जो भी था ना, उनका एटमॉस्फेयर था प्लैनेट्स का, वो खत्म हुआ पहले। सेकेंड चीज़ क्या है? द हॉट इंटीरियर ऑफ द अर्थ कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द एवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर। दूसरा क्या है? जो अंदर जो गर्मी थी अर्थ के, उसने एटमॉस्फेयर बनाया अर्थ का। प्रिमोर्डियल स्टेज हटी, अर्थ का एटमॉस्फेयर इंटीरियर मटेरियल से बना। और तीसरी चीज़ क्या है? द कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर वाज मॉडिफाइड बाय द लिविंग वर्ल्ड थ्रू द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। यही स्टेटमेंट यहाँ पे पूछा गया है कि द लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्चुअली मॉडिफाइड द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। तो ये थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। ओके, 1 अकेला कट गया। ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग था, तो 2, ये 2 गया और ये थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। फिर भी हम एवोल्यूशन प्रोसेस देखेंगे। अब क्या हुआ? फोटोसिंथेसिस से क्या हुआ? लिविंग ऑर्गेनिजम्स ने अपना एटमॉस्फेयर मॉडिफाई किया। जो अर्ली एटमॉस्फेयर था ना, वो बेसिकली क्या कंप्राइज करता था हाइड्रोजन और हीलियम ही केवल रहते थे। फिर हाइड्रोजन और हीलियम क्या हुआ कि जो सोलर विंड्स आ रही थी उसकी वजह से ये हाइड्रोजन और हीलियम क्या हो गया? स्ट्रिप ऑफ हो गए। अब क्या हुआ कि ड्यूरिंग द कूलिंग ऑफ द अर्थ गैसेज एंड द वाटर वेपर वर रिलीज फ्रॉम द इंटीरियर सॉलिड अर्थ। अब जो है अर्थ क्या हो रही है? कूल हो रही है, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर, अब क्या होगा कि जो कूलिंग हो रही है अर्थ की, उसकी वजह से अर्थ के इंटीरियर से बहुत ज़्यादा क्या रिलीज़ होंगी? हमारी गैसेस रिलीज़ होंगी और वाटर वेपर्स रिलीज़ होंगी। एंड द अर्ली एटमॉस्फेयर लार्जली कंटेन वाटर वेपर, नाइट्रोजन, मीथेन, अमोनिया एंड वेरी फ्री ऑक्सीजन। बहुत कम ऑक्सीजन थी वहाँ पे। हमें बता रहा था कितनी ज़्यादा ऑक्सीजन है, पर यहाँ पे बहुत कम ऑक्सीजन थी। देखो यहाँ पे 54 बता रहा है, तो ये स्टेटमेंट ही रॉन्ग है। और क्या है यहाँ पे कि अब क्या हुआ? द अर्ली एटमॉस्फेयर कंटेन मेनली कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया, और ये तीनों चीज़ें अब पूछी जा सकती हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि क्या क्या गैसेस रिलीज हुई। वो पता नहीं कितनी गैसेस दे देगा। और ये जो मतलब इंटीरियर से आउटर में ये जो गैसेस आ रही हैं ना, इसको बोलते हैं डी गैसिंग, ठीक है, प्रोसेस। The continuous volcanic eruptions contributed to the water vapor and gases to the atmosphere, and as the earth cooled down, the water vapors release started getting condensed। अब जो अर्थ होगी वो कूल डाउन हो रही है, फिर वाटर वेपर्स का कंडेंसेशन होगा, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो उस वाटर में क्या हो जाएगा? डिसॉल्व हो जाएगी। इसकी वजह से CO2 जो होगी वो कम हो जाएगी, क्योंकि आपने वो भी सुना है ना कि स्टोरेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ओशंस, वो वाला कॉन्सेप्ट। और यहाँ पे क्या होगा? जितनी भी डिप्रेशन है अर्थ में, वो जो रेन वाटर, जो कंडेंसेशन की वजह से जो वाटर वेपर फॉर्म हुई ना, वो एक बार हैवी होके जो डिप्रेशन है अर्थ में वो उसमें भर जाएगा, और इसी तरीके से हमारा क्या बनेगा? हमारा ओशंस बनेगा। और हमने ये सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, ये आप देख लेना थोड़ा सा, क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आपको ये प्रोसेस पता होनी चाहिए। ये मेंस में पूछी जा सकती है कि किस तरीके से हमारा एटमॉस्फेयर इवॉल्व हुआ, कौन कौन से कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर्स थे। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि दो यू डिडंट नो कि अर्थ का एटमॉस्फेयर रिवर्स हो रहा है फ्यू थाउजेंड ईयर्स में या नहीं, बट क्योंकि आपने ये 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए, किससे? अपनी NCERT की नोटबुक से, तो आपको ये बहुत इजी हो जाएगा, तो 2 नंबर आपके सिक्योर हो जाएंगे। अब यहाँ पे आता है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, और कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, और यहाँ पे बोल रहा है कि कौन से ऐसे फोर्सेस हैं जो कि अर्थ की सरफेस को चेंज करते हैं। सपोज आपको नहीं पता कि रोटेशन है, रिवोल्यूशन है या नहीं, पर आपको एक चीज़ पता है कि प्लेट मोमेंट्स चेंज करती हैं, उसी की वजह से तो हमारा वोल्केनो इरप्ट होता है, और वोल्केनो पे बहुत सारे लैंडफॉर्म्स बनाते हैं, इंट्रिंसिक भी एक्सटेंसिव भी। तो ये तो करेक्ट है हमारा फोर्थ। जहाँ पे फोर्थ नहीं है वो एलिमिनेट करो, पहले एक एलिमिनेट हुआ। चलो दूसरी चीज़ है, यहाँ पे देखो एंडोजेनिक प्रोसेस, ये NCERT की बुक से लिया गया है कि देखो यहाँ पे बोला गया एनर्जी एमिनेटिंग फ्रॉम विद इन द अर्थ इज द मेन फोर्स बिहाइंड द एंडोजेनिक
जियोमॉर्फिक प्रोसेस। दिस एनर्जी इज मोस्टली जनरेटेड बाय रेडियो एक्टिविटी होती है, रोटेशन होता है, टाइडल फ्रिक्शन होता है, एंड द प्रीमोर्डियल हीट फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द अर्थ। प्रीमोर्डियल हीट क्या होगी? जियोथर्मल एनर्जी। तो दो जिसमें नहीं है वो भी काट दो, सब में है, ठीक है। अब क्या, वॉल्केनिज्म भी है, ठीक है। वॉल्केनम, जो वॉल्केनो होता है वो ऊपर आता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वॉल्केनो जब ऊपर आएगा तो इसकी वजह से क्या होगा कि लैंडफॉर्म्स बनेगी। अब हमें ये भी पता है कि देखो यहाँ पे रोटेशन लिखा है, तो रोटेशन भी सही है। 5 नहीं है वो काट दो, जिसमें 5 नहीं है, सॉरी, हाँ ये इसमें नहीं है 5, ये तो हमारा कट ही गया था जिसमें 2 नहीं था, और 1 तो। एंड रेडिएशन भी देखो, रेडियो एक्टिविटी एंड रेडिएशन आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे देखो ग्रेविटी भी है यहाँ पे, कि ग्रेविटी से किस तरीके से, एक तरीके से ऊपर से जो चीज़ें होती हैं माउंटेन से वो नीचे आती हैं, और किस तरीके से नीचे क्या फॉर्म होते हैं, प्लेन्स फॉर्म होते हैं, एंड जो अंदर ही अंदर मोमेंट्स होते हैं उससे भी। तो क्या क्या है, ग्रेविटी है, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेविटी है, 3 है, थर्ड सॉरी लेट्स जस्ट सी 3 इज़ करेक्ट। सेकेंड चीज़ है हमारा प्लेट मोमेंट्स, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर है हमारा रोटेशन, अभी देखा था 5। अब हमें नहीं पता, जियोथर्मल एनर्जी भी इम्पोर्टेंट है। तो 2 3 4 5, 2 3 4 5, इसमें 2 नहीं है, इसमें 3 नहीं है, 2 3 4, इसमें 5 नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा? ये पूरा पता भी नहीं था। अब रेवोल्यूशन का आपको पता है या नहीं, डजेंट मैटर, पर आप एनसीईआरटी की बुक से देखो, एनसीईआरटी की बुक आपको डायरेक्ट नहीं देगी कि भाई ये चीज़ें हैं, पर आप जब एक एक कीवर्ड पता करोगे ना, पढ़ोगे, तो वहाँ पे समझ आ जाएगा कि हाँ एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी। इसीलिए प्रीवियस ईयर सवाल भी ज़रूरी होते हैं। डायरेक्ट आंसर या क्वेश्चन आपको उठा के नहीं देगा, पर आप थोड़ा सा ना दिमाग लगा के कर सकते हो सॉल्व। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है कि जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो उसमें से क्या क्या प्रोड्यूस होता है। यार वॉल्केनिक इरप्शंस में वो चीज़ें प्रोड्यूस होंगी जब, देखो यहाँ पे पहली बात तो है कि यहाँ पे दिया गया था कि लावा फ्लोज, पायरोक्लास्टिक डेब्री, volcanic bombs, ash and dust, nitrogen compounds, sulfur compounds and minor compounds of chlorine, hydrogen and argon। तो आप काउंट करने नहीं बैठोगे, ये प्योरली बेसिकली आपके कॉमन सेंस का टेस्ट था। आपने नहीं भी पढ़ा होता, वैसे तो चारों दिए गए हैं, पर नहीं भी पढ़ा होता तो यू कुड हैव इजीली डन दिस, कि यही होता है, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप एनालाइज करो, जो ये सारी चीज़ें ना नेचुरल चीज़ें हैं। अगर आप कोई भी आर्टिफिशियल चीज़ होगी, जैसे बोला जाएगा CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि हमारी किससे, एसिड से प्रोड्यूस होती है, तो CFC थोड़ी प्रोड्यूस होगी उससे, वॉल्केनो से। थोड़ा कॉमन सेंस लगा के वो करो, बाकी आप NCERTs को ढंग से पढ़ो। यहाँ पे वेदरिंग के बारे में पूछ लिया गया कि यार रेनफॉल एक रीज़न है वेदरिंग का, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। यहाँ पे फिर बोला गया रेन वाटर कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड। ऑफकोर्स अभी तो पढ़ के आए हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका जो लेवल था वो कम होता गया, क्यों? क्योंकि वो रेन वाटर में डिसॉल्व हो गया, अचानक से चला थोड़ी जाएगा, तो ये भी करेक्ट है। रेन वाटर कंटेन्स एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, ऑफ कोर्स इट कंटेन्स एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट हैं करेक्ट, और इसकी वजह से क्या हो जाता है, वेदरिंग होती है, ये भी करेक्ट है। अभी नीचे देखते हैं, देखो केमिकल वेदरिंग प्रोसेस जो होती है ना वो 4 ग्रुप्स में डिवाइडेड है। पहले है कार्बोनेशन, हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अभी क्या है, वाटर एंड ऑक्सीजन जो होती है अलॉन्ग विद द हीट मस्ट बी प्रेजेंट टू स्पीड अप द प्रोसेस ऑफ केमिकल रिएक्शंस। यहाँ पे कार्बोनेशन, देखो कार्बन डाइऑक्साइड जब रेन वाटर में मिलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ना क्या करती है कि वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है और इससे वीक कार्बोनिक एसिड फॉर्म करता है, ठीक है। इस कार्बोनिक एसिड जैसे कैल्शियम कार्बोनेट्स एंड द मैग्नीशियम कार्बोनेट्स फिर जो डिसॉल्व हो जाते हैं, कार्बोनिक dissolved in the carbonic acids are removed in a solution without leaving any residue resulting in the cave formation। तो इसकी वजह से केव फॉर्म होते हैं। तो ये भी तो एक तरीके का क्या है, वेदरिंग हो रही है ना इन चीज़ों से। दूसरा है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, और जो ऑक्सीडेशन भी होता है ना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, उसकी वजह से भी क्या होता है, जो वेदरिंग होती है वो स्पीड अप होती है। तो दोनों रीजन से CO2 और ऑक्सीजन दोनों होती है, एंड इट एक्चुअली हेल्प्स एज अ कैटलिस्ट टू स्पीड अप द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग, राइट। तो ये आपका NCERT से लिया गया है, तो ये 2 नंबर बिल्कुल ही पक्के थे। अब यहाँ पे आया क्या, देखो यहाँ पे पूछा गया है अर्थक्वेक्स के बारे में, उनकी वेव्स के बारे में, ठीक है। अब आपको क्या होगा, कन्फ्यूजन होगा, मुझे भी होता था, पर नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ यू रिमेंबर दिस। पहली बात तो P वेव्स आर रिकॉर्डेड अर्लियर एंड S वेव्स आर रिकॉर्डेड लेटर। सबसे पहली बात तो ये सही है। P वेव्स का मतलब अगर पता है ना आपको, प्राइमरी वेव्स है, तो प्राइमरी तो पहले ही आएंगी ना,
एस वेव्स जो होंगी वो लेटर होंगी, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो गया। सेकेंड है इन पी वेव्स द इंडिविजुअल पार्टिकल्स वाइब्रेट टू एंड फ्रो and in the direction of the wave propagation, whether in S wave the particle vibrate up and down at the right angle to the direction of the wave. This is a correct statement. देखो यहाँ पे पहले लिखा है जो पी वेव्स होती है ना वो क्या होती हैं, वो सॉलिड लिक्विड और गैसेस सब में ट्रेवल करती हैं, ये डायरेक्शन ऑफ वेव्स में चलती हैं, मतलब जिस हिसाब से वेव चल रही है उस डायरेक्शन में। लेकिन जो एस वेव्स होती हैं ना ये बहुत डिस्ट्रक्टिव होती हैं, क्योंकि इन्हें सरफेस वेव्स भी कहते हैं, ये सेकेंडरी होती हैं, पर ये जो है वो अर्थ पे बहुत डिस्ट्रैक्शन करती हैं। अब आप ये बताओ मुझे, ऐसे चलने वाली वेव ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करेंगी या ऊपर नीचे चलने वाली, मतलब जो 90 डिग्री पे चलेंगी, जो 90 डिग्री पे चलेंगी ना, और ये केवल सॉलिड से ही ट्रेवल करती हैं। तो कैसे याद रखोगे, पी वेव्स पहले वेव्स हैं, ये दो टाइप में डिवाइडेड हैं, पी एंड एस वेव्स। पी से प्राइमरी, एस से सेकेंडरी, और जो पी वेव्स हैं वो क्या होंगी सबसे ज़्यादा, मतलब पहले रिकॉर्ड की जाएंगी। एस वेव्स जो होंगी ओनली सॉलिड्स, एस से एस सेकेंडरी, एस से सॉलिड, ये होगी, ये सॉलिड लिक्विड और गैस सबसे ट्रैवल करेंगी, ये सॉलिड से करेंगी, ये डिस्ट्रक्टिव ज़्यादा होंगी, और ये 90 डिग्री होता है, ये वेव प्रोपेगेशन वेव की डायरेक्शन में चलता है। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू, और ये सीस्मोग्राफ पे रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, सीस्मोग्राफ पे रिकॉर्ड करते हैं। राइट, लेट्स मूव ऑन। यहाँ पे ये भी बताया गया है कि द सरफेसेस आर कंसिडर्ड टू बी मोस्ट डैमेजिंग। अब आपको दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे पता होना चाहिए शेडो जोन का, और वो शेडो जोन का टॉपिक हम लोग एक अलग वीडियो में ही पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये चीज़ें पता हो, शेडो वेव्स, क्योंकि अब आएगा वो वाला कॉन्सेप्ट, वो पूछा जाएगा, क्योंकि एस वेव्स पी वेव्स ऑलरेडी पूछा जा चुका है। अब आएगा द अमाउंट ऑफ डस्ट पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर इज मोर इन द सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट एरियाज देन इन द इक्वेटोरियल और द पोलर रीजन, एंड द सब ट्रॉपिकल एंड द टेम्परेट एरियाज हैव ड्राई विंड्स। अभी देखो यहाँ पे ये सवाल दिया गया यहाँ से, द हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डस्ट पार्टिकल इज फाउंड इन द सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट जोन ड्यू टू द ड्राई विंड्स इन कंपैरिजन टू द इक्वेटोरियल एंड पोलर रीजन। तो क्यों होता है, देखो अमाउंट ऑफ डस्ट पार्टिकल कहाँ ज़्यादा होते हैं, सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट जोन, पोलर एंड इक्वेटोरियल से ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे क्या होती हैं, ज़्यादा ड्राई विंड्स होती हैं, पर यहाँ पे लेस लिखा हुआ है, इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया। ये स्टेटमेंट गलत होगा तो पूरी प्रोबेबिलिटी है कि आप पूरे आंसर तक पहुँचोगे, सही आंसर तक। यहाँ पे ड्राई विंड्स कम होती हैं नहीं, यहाँ पे ड्राई विंड्स देखो ज़्यादा होती हैं, ड्यू टू द ड्राई विंड्स कहाँ पे ज़्यादा होती हैं, सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट जोन में ज़्यादा ड्राई विंड्स होती हैं, इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा पार्टिकल्स होते हैं, और पोलर में क्या होता है, कम होती हैं, ठीक है, ड्राई विंड्स। ऑलराइट, अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन द ट्रॉपिकल जोन द वेस्टर्न सेक्शन ऑफ द ओशन आर वार्मर देन द ईस्टर्न सेक्शन ड्यू टू द ओइंग ऑफ द ट्रेड विंड्स, and second is in the temperate zone the westerlies makes the eastern section of ocean warmer than the western section। अब आपको पता होना चाहिए ट्रॉपिकल और टेम्परेट जोन, ट्रॉपिकल जो नियर ट्रॉपिक्स होती हैं, टेम्परेट जो होती हैं वो थोड़ा 30 डिग्री तक होती हैं। अब आपको पता है कि यहाँ पे ट्रेड विंड्स चलती हैं, टेम्परेट जोन में ट्रेड विंड्स चल रही हैं। अब क्या होगा कि जो ट्रेड विंड्स क्या करेंगी, यहाँ से ऐसे मूव करेंगी, और सारा का सारा क्या करेंगे, वाटर जो होगा सरफेस वाटर वो इकट्ठा कर देंगी वेस्ट साइड पे, ये वेस्ट साइड है ना, ये देखो ऐसे चलेगी, यहाँ पे वाटर इकट्ठा कर देंगे। अब क्या होगा, यहाँ पे लो टेम्परेचर हो, हाई टेम्परेचर हो जाएगा, लो प्रेशर। अब ऐसा तो है नहीं कि ऐसा हो जाएगा ओशन, ऐसा कि यहाँ पे इकट्ठा हो रहा वाटर तो ज़्यादा हो गया, यहाँ पे कम है, नहीं, वो क्या होगा ना, नीचे से जो सरफेस वाटर है वो ऊपर आ जाएगा, और यहाँ पे जो नीचे का जो ठंडा पानी है वो ऊपर आएगा, तो यहाँ पे लो टेम्परेचर होगा ईस्टर्न साइड में। तो यही बोल रहा है कि इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेड विंड की वजह से ही वेस्टर्न पार्ट ऑफ द ओशन में क्या होता है, ये ज़्यादा वार्म हो जाता है। यस, टेम्परेट जोन में क्या होती है, ये वेस्टर्लीज ऐसे बह रही होती हैं, डायरेक्शन क्या है, वेस्ट ईस्ट की साइड है, ठीक है, ऐसे बह रही हैं। तो यहाँ से क्या होगा कि जितना भी ऐसे बहेंगी तो ये जो होगा सारा का सारा, क्योंकि जो ओशन है वो सन से जैसे ही गर्म होगा, और वेस्टर्लीज इस साइड चल रही हैं, तो यहाँ से जितना भी पानी है, ऊपर वाला जो पानी है, क्योंकि वाटर का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है ना हीट का, कुछ ही लेयर्स में होता है, तो ये सारा का सारा पानी ईस्ट जोन में चला जाएगा, और नीचे से क्या होगा कि जितना भी ठंडा पानी होगा वो वेस्ट में आके यहाँ पे लो टेम्परेचर कर देगा। तो यहाँ पे गर्मी कहाँ ज़्यादा होगी, टेम्परेट जोन्स में, वो वहाँ होगी जहाँ पे ईस्टर्न सेक्शन होंगे। देखो ऑन शोर विंड्स जो होती है ना वो डाउन
वेलिंग होती है, ऑफ शोर जो होती है वो अप वेलिंग होती है। देखो ये ऑन शोर विंड्स हैं, शोर पे आ रही हैं, और यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे डाउन वेलिंग हो रही है, नीचे जा रहा है पानी। और अप वेलिंग कब हो रही है, जब ऑफ शोर है विंड्स, ठीक है, जब शोर पे नहीं आ रही है विंड। अभी ये देखो यहाँ पे दिया गया वेस्टर्ली जैसे मूव कर रही है ना, किस साइड, ईस्टर्न साइड कर रही है ना, तो सारा पानी यहाँ पे वार्म हो जाएगा क्योंकि ऊपर का जो पानी है वो गर्म है। ऑलराइट, ऑलराइट, लेट्स मूव हियर। यहाँ पे पूछा गया है कि साउथ अटलांटिक और साउथ ईस्ट पैसिफिक ओशन में जो ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स में है साइक्लोन क्यों नहीं ओरिजिनेट होते हैं। तो इसका आंसर ये है इसलिए क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता सी सरफेस टेम्परेचर लो हो, क्योंकि ये ट्रॉपिक्स हैं, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा है कोरियोलिस फोर्स इज टू वीक। देखो इक्वेटर पे कोरियोलिस फोर्स वीक होता है, ज़ीरो होता है, पर हमारा जो टेम्परेट जोन्स में ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स में होता है ना, इतना भी वीक नहीं होता। एब्सेंस ऑफ लैंड इन दोज रीजन, ये तो बिल्कुल ही फिजूल सवाल है। लैंड इन दोज रीजन से ट्रॉपिकल का क्या मतलब है, कुछ नहीं, क्योंकि ये तो सी में फॉर्म होते हैं। तो ITCZ इज द ITC जोन इज द सेल्डम अकर्स। यहाँ पे इंटरेक्शन बहुत कम होता है, इस ज़्यादा होता है शेल्डम अकर्स, इसकी वजह से। कोरियोलिस फोर्स क्या है, इट इंक्रीज विद द इंक्रीज इन द विंड वेलोसिटी। जितनी ज़्यादा विंड वेलोसिटी होगी उतनी ज़्यादा कोरियोलिस फोर्स होगा, यस। एंड इट इज़ मैक्सिमम एट द पोल्स एंड एब्सेंट एट द इक्वेटर, यस, गिवन द कर्वेचर ऑफ द अर्थ। यहाँ पे देखो डायरेक्टली स्टेटमेंट उठाया गया है कि यहाँ पे जो कोरियोलिस फोर्स इज जीरो एंड द विंड, ये सॉरी, the Coriolis force is directly proportional to the angle of latitude एंड विंड वेलोसिटी के हिसाब से कोरियोलिस फोर्स भी मूव करता है एंड इट इज़ मैक्सिमम एट द पोल्स एंड एब्सेंट एट द इक्वेटर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, टाइड्स क्यों अकर होती हैं। देखो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून है एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ अर्थ, यहाँ पे तीनों दिए गए हैं। राइज एंड फॉल ऑफ द सी लेवल टाइड्स होती हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो मून का ग्रेविटेशनल फोर्स, सन का ग्रेविटेशनल पुल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सब रिस्पॉन्सिबल होते हैं टाइड जनरेट करने में। NCERT का सवाल है, टोटली लिया गया है, ठीक है, जस्ट फोकस ऑन NCERTs। अब है द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिशिंग ग्राउंड्स ऑफ द वर्ल्ड आर फाउंड इन विच रीजन, जहाँ पे ये सारे ऑप्शंस हैं। तो करेक्ट आंसर है वार्म एंड कोल्ड ओशन करेंट्स जहाँ पे मिलती हैं वहाँ पे पाया जाता है। ये 2013 का सवाल है। ये देखो वार्म एंड कोल्ड ओशन जहाँ पे मिलती हैं, दिस इज टेकन डायरेक्टली फ्रॉम दी NCERT बुक्स। सी यहाँ पे देखो 3 जोन्स हैं, यहाँ पे लेब्राडोर और नॉर्थ अटलांटिक मिल रही है, यहाँ पे ब्राज़ीलियन और फॉकलैंड करंट मिल रही है, यहाँ पे ओएशियो एंड कुरेशियो जो मिल रही है। और यहाँ पे आपको पता होना चाहिए इंपॉर्टेंस क्या है ओशन करेंट्स का, कि किस तरीके से इंटरमिक्सिंग ऑफ वाटर होता है, रिच डाइवर्सिटी प्रमोट करता है, फीजिबल फिशिंग ग्राउंड्स प्रमोट करता है, एक कल्चरल डाइवर्सिटी, सॉरी नॉट कल्चरल डाइवर्सिटी बट या एनवायरमेंटल डाइवर्सिटी को प्रमोट करता है, प्रिजर्व करता है बायोडाइवर्सिटी को, एट्सेट्रा। मेंस का सवाल है। अब यहाँ पे आएगा ईस्टवर्ड फ्लो ऑफ इक्वेटोरियल करंट्स क्या है। ये कन्वर्जेंस ऑफ 2 इक्वेटोरियल करंट्स की वजह से होता है, ना कि किसी और चीज़ की वजह से, यही ध्यान रखो। अब यहाँ पे पूछा गया है वाटर का कैसे पाया जाता है। देखो यहाँ पे ये टेबल है ना, इससे ये क्वेश्चन है, ये 2013 में सवाल पूछा गया था वाटर के बारे में। तो देखो यहाँ पे पूछा गया है कि जो है फ्रेश वाटर एग्जिस्ट एज आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स। फ्रेश वाटर देखो यहाँ पे पूछा गया है कि देखो सबसे पहले ओशंस में होता है, फिर आइस कैप्स एंड ग्लेशियर, फिर ग्राउंड वाटर, फिर लेक्स। यहाँ पे सवाल देखो कि जो अमाउंट ऑफ द रिवर्स एंड लेक्स इज मोर देन द अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर। लेक्स एंड रिवर्स तो यहाँ है ना, लेक्स और रिवर्स कितना कम पानी है, तो ग्राउंड वाटर में तो एटलीस्ट 9.5% है, तो ये गलत हो गया। फिर अमाउंट ऑफ वाटर इन द पोलर आइस कैप्स एंड ग्लेशियर इज मोर देन द ग्राउंड वाटर, ये सही है। पोलर आइस कैप्स और ग्लेशियर में ज़्यादा है 29% और ग्राउंड वाटर में 9%। यहाँ पे पूछा गया है ऑन द प्लानट अर्थ मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर एक्सिस्ट एज आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स and out of the remaining fresh water the largest proportion is in the ground water। देखो यहाँ पे फ्रेश वाटर लेक्स के बाद किस में पाया जाता है, एटमॉस्फेयर में कम है, माउंटेन में कम है, सॉरी माउंटेन एंड क्लाउड्स में भी कम है, बायोस्फीयर में, और ये सॉइल मॉइस्चर भी कम है। ये देखो ज़्यादा किस में है, ग्राउंड वाटर। सो दिस इज़ दी पार्ट 2 ऑफ जोग्राफ़ी, इंडियन जोग्राफ़ी। जो नेक्स्ट पार्ट होगा हमारा होगा सॉरी इंडियन जोग्राफ़ी से, जहाँ पे हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें पढ़ेंगे जो बाउंसर्स क्वेश्चंस जो नहीं करने चाहिए थे। तो आप प्लीज़ स्टे ट्यून्ड फॉर पार्ट 3 एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ़ यू लाइक इट। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी स्टडी।